Hello, everybody, and welcome back to the Essence Hub. I'm Sunana. And I'm Taif. पिछले कुछ दिनों में वेस्ट एशिया से काफ़ी रिलीविंग डेवलपमेंट सामने आई है। अमेरिका द्वारा ब्रोकर्ड सीज फायर इन गाजा और डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान। आज की ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू कि आज की ये वीडियो 2 सेगमेंट्स में होगी, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, And in this second segment, I will be dealing with the 20-point Gaza peace plan. 10 अक्टूबर 2025 को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज लागू हुआ। ये सीज फायर कई स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें पहले फेज के दौरान कुछ बड़े अनरिजॉल्व इश्यूज जैसे डिसआर्ममेंट और गाजा की गवर्नेंस पर नेगोशिएशंस जारी रहेंगी। इस वक्त पहला फेज चल रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए 20 जिंदा हॉस्टेजेस और कुछ मरे हुए लोगों की बॉडीज को रिलीज किया है, जबकि इजराइल ने लगभग 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को जेल से छोड़ा है और पैलेस्टीनियंस के कई डेड बॉडीज भी वापस करना शुरू कर दिया है। इजरायली फोर्सेस ने गाजा के कुछ इलाकों से अपने सोल्जर्स विड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा एनक्लेव पर उनका पूरा कंट्रोल बना हुआ है। इजराइल ने कहा है कि वो रोज़ 608 ट्रक्स गाजा में जाने देगा, जिसमें फूड, मेडिसिन और बेसिक सप्लाईज होंगी। साथ ही डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस को रफा क्रॉसिंग से वापस आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे ईयू और इजिप्ट मिलकर सुपरवाइज करेंगे। अमेरिका ने 200 ट्रूप्स इजराइल भेजे हैं जो सीज फायर के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगे, लेकिन ये ट्रूप्स गाजा के अंदर नहीं जाएंगे। ये अनाउंसमेंट एक बड़ा कदम है, लेकिन बहुत देर से आया है, क्योंकि अब तक तकरीबन 68,000 लोग मारे जा चुके हैं और गाजा को राख में बदल दिया गया है, एक मैन मेड फैमिन के बीच। जो डेवस्टेशन गाजा में हुई है वो सोच से परे है। अगर कुछ फिगर्स को देखें तो अल जजीरा के अकॉर्डिंग 3 फरवरी 2025 तक गाजा में कम से कम 61,709 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 17,492 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में 905 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 181 बच्चे शामिल हैं एंड 7,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। साथ ही साथ इजराइल में 1,139 लोग मारे जा चुके हैं। UN, WHO और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के डेटा के हिसाब से 15 जनवरी 2025 तक गाजा के लगभग सारे घर या तो डैमेज्ड हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 80% कमर्शियल बिल्डिंग्स, 88% स्कूल्स और 50% हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं। 68% रोड नेटवर्क और 68% खेती की ज़मीन ख़त्म हो गई है। दिसंबर 2024 तक 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मार दिए गए, जिसमें 217 पैलेस्टीनियन, 3 लेबनीज और 2 इजरायली थे। 65 से ज़्यादा इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के बाद गाजा के 80% लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए। 2.3 मिलियन की पॉपुलेशन वाला गाजा दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। 2007 से इजराइल ने वहां पर स्ट्रिक्ट ब्लॉकेड लगा रखा है। एयर स्पेस, सी और गुड्स के मूवमेंट सब पर कंट्रोल। अक्टूबर 2023 के हमास अटैक के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि गाजा को डिजर्टेड आइलैंड बना दिया जाएगा। ये जो पिछले 2 सालों में हमने तबाही देखी है, उसका मेन ट्रिगरिंग पॉइंट था 7 अक्टूबर 2023 का हमास अटैक। ये अटैक तब हुआ जब इजरायली सेटलर्स ने अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड पर हमला किया और 2023 में उस वक्त तक रिकॉर्ड नंबर में पैलेस्टीनियंस मारे गए। इजरायली गवर्नमेंट के मुताबिक उस दिन 12,000 इजरायलीज मारे गए और 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस ले जाए गए। ये इजराइल की हिस्ट्री का सबसे डेडली अटैक था।
इसराइल ने जवाब में एक मैसिव काउंटर ऑफेंसिव चला दिया, जिसका इम्पैक्ट हमास के अटैक से कहीं ज्यादा विनाशकारी था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि 7 अक्टूबर का अटैक बिल्कुल अनजस्टिफाइड था, लेकिन इसराइल का जवाब भी पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। It has a long history, a history of more than a century, and that's why कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले हमें इस कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को समझना जरूरी हो जाता है। Britain took control of the area known as Palestine in the First World War, following the defeat of Ottoman Empire, which ruled that part of the Middle East. An Arab majority and a Jewish minority lived there along with other ethnic groups. इन दोनों कम्युनिटीज के बीच टेंशन तब डीपन हुए जब यूके agreed to establish a national home in Palestine for Jewish people, a pledge known as the Balfour Declaration. Jews had historical links to the land, but Palestinian Arabs also had a claim dating back centuries and they opposed this move. ब्रिटेन का कहना था कि जो पैलेस्टीनियन अरब्स इस जगह रहते हैं उनका राइट्स भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। Between the 1920s and 40s, the number of Jews arriving there grew, with many fleeing persecution in Europe. The murder of 6 million Jews during the Holocaust in Germany gave added urgency to demands for a safe haven. Jewish population reached 630,000 by 1947, just over 30% of the population. In 1947, against the backdrop of growing violence between Jews and Arabs and against British rule, UN ने रेजोल्यूशन 181 पास किया और वोट किया कि पैलेस्टीन will be split into separate Jewish and Arab states. Jerusalem would become an international city. किसी भी अरब नेशन ने इस प्लान को सपोर्ट नहीं किया। They argue that the plan gave the Jews more of the land even though their population was smaller. British ने abstain किया and it decided to withdraw and to hand the problem to the UN at the end of 14 May 1948. Jewish leaders in Palestine declared an independent state known as Israel hours before British rule ended. Israel was recognized by the UN the following year. And तुरंत ही इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इसराइल पर अटैक कर दिया और फर्स्ट अरब इजरायली वॉर स्टार्ट हो गई। इस वॉर के दौरान लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हुए और इसे नकबा कहा जाता है, यानी कैटास्ट्रॉफी। दिसंबर 1948 में यूएन ने रेजोल्यूशन 194 पास किया, जिसमें रेफ्यूजी इशू और उनके राइट ऑफ रिटर्न का मेंशन किया था। 5 to 10 जून 1967 के बीच 6 डे वॉर हुआ, जिसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया। नवंबर 1967 में यूएन ने रेजोल्यूशन 242 पास किया और इसराइल से कहा गया कि वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को वापस करे और सारे देश पीसफुली अपनी टेरिटरीज में रहें। अक्टूबर 1973 में योम किपुर वॉर स्टार्ट हुए। इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर सरप्राइज अटैक किया ताकि अपनी टेरिटरीज which is Sinai Peninsula और गोलान हाइट्स रिस्पेक्टिवली वापस ले सके। 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए। इसराइल और इजिप्ट के बीच यूएस की मीडिएशन से पीस टॉक्स हुए। 1979 में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और पहली ऑफिशियल अरब इजरायली पीस ट्रीटी साइन हुई। दिसंबर 1, 1987 को पहली इंतिफादा पैलेस्टीनियन अपराइजिंग स्टार्ट हुई। लोगों ने प्रोटेस्ट और सिविल डिसओबीडियंस से रेजिस्टेंस किया। जुलाई 31, 1988 को जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर अपना क्लेम छोड़ दिया और पीएलओ को रिप्रेजेंट करने दिया। PLO यानी Palestine Liberation Organization is a Palestinian nationalist coalition which is internationally recognized as the official representative of the Palestinian people in the occupied Palestinian territories.
अक्टूबर 1991 में मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बार इजराइल, पैलेस्टीनियंस, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने एक साथ बैठकर बात की। सितंबर 13, 1993 को ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए। इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, जिसे गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का कंट्रोल मिला। 1994 में भी कई सारे अकॉर्ड्स और ट्रीटी साइन हुई बिटवीन इजराइल एंड अदर अरब नेशंस। सितंबर 28, 1995 को ओस्लो सेकंड एग्रीमेंट हुआ। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कंट्रोल और ज़्यादा एरियाज में एक्सपैंड हुआ, बट दिस पीस वाज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जुलाई 2000 में कैंप डेविड समिट हुआ, लेकिन पीस डील फेल हो गई। सितंबर 28, 2000 को सेकेंड इंतिफादा स्टार्ट हुई। एरियल शैरन के टेम्पल माउंट विजिट के बाद प्रोटेस्ट हुए, जो 2005 तक चले। 2002 को इजराइल ने वेस्ट बैंक बैरियर बनाना स्टार्ट किया टेररिज्म को रोकने के लिए, लेकिन उसका रूट कंट्रोवर्शियल था। 15 अगस्त 2005 को इजराइल ने अपने सेटलर्स और ट्रूप्स गाजा से हटा लिए, लेकिन बॉर्डर्स और एयर स्पेस का कंट्रोल फिर भी अपने पास ही रखा। इसे गाजा डिसएंगेजमेंट कहा गया। जनवरी 29, 2006 को हमास ने पैलेस्टीनियन इलेक्शंस जीत लिए और 2007 तक गाजा पर पूरा कंट्रोल ले लिया। दिसंबर 27, 2008 को इजराइल ने गाजा में मेजर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें कई सिविलियंस और सोल्जर्स मारे गए। जुलाई से अगस्त 2014 तक ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में 2000 से ज़्यादा गाजन्स और 70 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। दिसंबर 6, 2017 को यूएस ने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भड़क गए। मार्च 25, 2019 को यूएस ने गोलान हाइट्स पर इजराइल की सोवरेनिटी को भी रिकॉग्नाइज किया। जनवरी 28, 2020 को ट्रंप ने डील ऑफ द सेंचुरी पीस प्लान लॉन्च किया, जिसे पैलेस्टीनियंस ने रिजेक्ट कर दिया। सितंबर 15, 2020 को अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए। इजराइल ने यूएई, बहरीन और बाद में मोरक्को और सूडान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्मल किए। 2021 में ईस्ट जेरूसलम के इविक्शंस और अल अक्सा क्लैशेस से इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें 200 से ज़्यादा गाजन्स और 10 इजरायली मारे गए। 2022 में वेस्ट बैंक में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ 2005 के बाद। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया ऑन इजराइल, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए, जो कि ज़्यादातर सिविलियंस थे, और 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस ले गए। इजराइल ने गाजा पर मैसिव ऑफेंसिव स्टार्ट किया आफ्टर दिस अटैक। 2024 में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस एक्सपैंड किए। इजराइल ने मिसाइल्स फायर किए। नवंबर 2024 में सीज फायर हुआ। जनवरी टू मार्च 2025 में इजराइल और हमास के बीच टेम्परेरी सीज फायर हुआ। हॉस्टेजेस रिलीज हुए, एड आई, प्रिजनर्स छोड़े गए, लेकिन मार्च के बाद फिर स्ट्राइक्स शुरू हुए और अब तक लगभग 60,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस और हंड्रेड्स ऑफ इजरायली मारे जा चुके हैं। और फाइनली 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर का पहला फेज इफेक्ट में आया। इस पूरी हिस्ट्री में कुछ मेन बातें जो हमें समझ में आई वो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट दो कम्युनिटीज़ के बीच लैंड और आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल अपनी सिक्योरिटी और एक सेफ जूइश स्टेट चाहता है और पैलेस्टीनियंस अपनी आज़ादी, स्टेटहुड और रेफ्यूजीज के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। बड़े पावर्स जैसे यूएस, रशिया, ईरान और अरब स्टेट्स हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और लीगल इश्यूज जारी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस गाजा में हुआ है। कई पीस प्लान्स आए, ओस्लो, कैंप डेविड, अब्राहम अकॉर्ड्स, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं मिला। एंड दैट्स व्हाई इट्स स्टिल अ स्पेकुलेशन कि ये जो रीसेंट सीज फायर है ये कब तक लास्ट करेगी। As we're recording this video on 20th October, दोनों साइड से सीज फायर वायलेशन की न्यूज़ आ रही है। गाजा में एक हफ्ते पुराना सीज फायर संडे को अपनी पहली बड़ी कसौटी पर आ गया। इजरायली फोर्सेस ने रफा में अपने
2 सोल्जर्स के मरने के बाद हमास पर हमले का आरोप लगाते हुए गाजा में ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए। गाजा ऑफिशियल्स के मुताबिक इन एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 36 पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इससे ह्यूमैनिटेरियन एड का ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन बाद में दोनों साइड्स ने सीज़ फायर पर अपनी कमिटमेंट को दोबारा दोहराया। हमास ने इजराइल के आरोपों को रद्द कर दिया, कहकर कि उसके रफ़ा में अब कोई एक्टिव यूनिट्स नहीं हैं और वहां के फाइटर से उनका संपर्क कई महीनों से कटा हुआ है। ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सरकार पर सीज फायर वायलेट करने का आरोप लगाया, कहकर कि ये नए अटैक्स को जस्टिफाई करने का बहाना है। नाउ वी विल टेक अ लुक एट द करंट पीस प्लान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और हमास ने उनके 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान के पहले फेज पर साइन ऑफ कर दिया है। ये एक बड़ा कदम है 2 साल से चल रही वॉर को खत्म करने का। 29 सितंबर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ मिलकर ये प्लान अनाउंस किया। 3 अक्टूबर को हमास ने कहा कि वो गाजा में रखे गए 48 बाकी होस्टेजेस को रिलीज करेगा। बदले में इजराइल में बंद पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स और गाजा डिटेनीज को छोड़ दिया जाएगा और गाजा की गवर्नेंस पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स को दी जाएगी। सीज फायर के बाद यूएस, कतर, इजिप्ट और टर्की के मीडिएटर्स दोनों साइड्स को एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और एक एवरलास्टिंग पीस पर एग्री करवाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान के मुताबिक गाजा एक डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन बनेगा, जहां से पड़ोसी देशों को कोई खतरा नहीं होगा। गाजा का रीडेवलपमेंट होगा ताकि वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके, जिन्हें बहुत दुख सहने पड़े हैं। अगर दोनों साइड्स इस प्रपोजल को मान लेते हैं तो वॉर तुरंत खत्म हो जाएगी। इजरायली फोर्सेस एग्रीड लाइन तक विड्रॉ करेंगी और होस्टेजेस रिलीज की तैयारी करेगी। इस दौरान सभी मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे कि एयर स्ट्राइक्स, शेलिंग एटसेट्रा बंद रहेंगे। इजराइल के पब्लिक एक्सेप्टेंस के 72 घंटों के अंदर सारे होस्टेजेस रिलीज किए जाएंगे। जब सब होस्टेजेस वापस आ जाएंगे, इजराइल 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स और 1700 गाजन्स को रिलीज करेगा, जिसमें सब महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। हर एक इजरायली हॉस्टेज के बदले में 15 गाजान डेड बॉडीज वापस की जाएंगी। जो हमास मेंबर शांति से जीना और अपने हथियार छोड़ने को तैयार होंगे, उन्हें एमनेस्टी दी जाएगी। जो गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। एग्रीमेंट एक्सेप्ट होते ही पूरा ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में भेजा जाएगा, जैसे पानी, बिजली, सीवेज रिपेयर, हॉस्पिटल्स, बेकरीज एंड सड़क खोलने के लिए इक्विपमेंट्स। एड डिस्ट्रीब्यूशन यूएन, रेड क्रिसेंट और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू होगा। दोनों पार्टीज बिना इंटरफेयर किए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पुराने 19 जनवरी 2025 के मैकेनिज्म से चलेगी। गाजा का गवर्नेंस एक टेम्परेरी टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी के हाथ में होगा, जो ऑब्वियसली पॉलिटिकल नहीं होगा। ये कमेटी डेली सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। इस पर एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस सुपरविजन करेगा, जिसके चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे और इसमें टोनी ब्लेयर जैसे लीडर्स भी होंगे। ये बोर्ड गाजा के रीडेवलपमेंट और फंडिंग के स्ट्रक्चर तय करेंगे जब तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिफॉर्म कंप्लीट नहीं करती। एक ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स मिलकर गाजा को रीबिल्ड करेंगे, नए इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। गाजा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, जहां ट्रेड और टैरिफ के स्पेशल रूल होंगे। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो जाना चाहे वो जा सकता है और वापस भी आ सकता है। लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो वहीं रुककर नया गाजा बनाए। हमास और दूसरे फैक्शंस गाजा की गवर्नेंस में किसी भी तरह से हिस्सा नहीं लेंगे। सारे टनल्स, वेपन्स और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। एक डिमिलिटराइजेशन प्रोसेस होगा, जिसमें वेपन्स हमेशा के लिए बियॉन्ड यूज बनाए जाएंगे। ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स के सुपरविजन में होगा और एक बाईबैक और री इंटीग्रेशन प्रोग्राम से सपोर्टेड होगा। रीजनल पार्टनर्स एक गारंटी देंगे कि हमास और फैक्शंस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और गाजा किसी के लिए भी खतरा नहीं बनेगा। यूएस और अरब पार्टनर्स मिलकर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF बनाएंगे, जो तुरंत गाजा में डिप्लॉय होगी। ये पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन करेगी और जॉर्डन, इजिप्ट के एक्सपीरियंस से मदद लेगी। ISF बॉर्डर सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन के दौरान गुड्स फ्लो सिक्योर करेगी।
इसराइल गाजा को ऑक्यूपाई या एनेक्स नहीं करेगा। जब आईएसएफ कंट्रोल ले लेगा, आईडीएफ यानी इजरायली आर्मी ग्रेजुअली विड्रॉ करेगी। डीमिलिटराइजेशन के माइलस्टोन्स के हिसाब से आखिरी स्टेज में सिर्फ एक सिक्योरिटी पैरामीटर बचेगा जब तक गाजा पूरी तरह सिक्योर नहीं हो जाए। अगर हमास डिले करे या प्रपोजल रिजेक्ट करे तो ऊपर दिए गए सब प्लान्स उन एरिया में इंप्लीमेंट किए जाएंगे जहां टेरर खत्म हो गया है और जो आईएसएफ के कंट्रोल में होंगे। एक इंटरफेथ डायलॉग स्टार्ट किया जाएगा जिसमें दोनों साइड्स के लोगों में टॉलरेंस और शांति का मैसेज फैलाया जाएगा। जब गाजा रीडेवलपमेंट और पीए रिफॉर्म्स पूरे हो जाएंगे तब पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए एक क्रेडिबल पाथवे ओपन होगा जो उनकी पुरानी एस्पिरेशन है। यूएस एक नया डायलॉग स्टार्ट करेगा जिसमें इजराइल और पैलेस्टीनियंस पीस और प्रोस्पेरस कोएक्सिस्टेंस के पॉलिटिकल हॉरिजन्स पर बात करेंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये पीस कितने दिन तक टिक पाएगा। सीज फायर वायलेशंस दोनों तरफ से जारी है, कभी इजराइल के एयर स्ट्राइक्स और कभी हमास के रॉकेट्स। हमास खुद कह चुका है कि डिसआर्मामेंट इज नॉट एन ऑप्शन। उनके लिए ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंस का सवाल बन चुका है। इजराइल के अंदर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए परेशान है। अगर ये वॉर रुक गई तो उनके खिलाफ करप्शन और फ्रॉड के पुराने केसेस दोबारा खुल सकते हैं और ये वो बिल्कुल नहीं चाहते। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे पावरफुल वेस्टर्न नेशंस भी कभी कभी इजराइल के फैसलों के सामने झुकते हुए नजर आते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो इंसानियत का हुआ है। हजारों बच्चे मारे गए, अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट बनाया गया और पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन सिविलाइजेशन जमीन से मिटा दी गई। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आज गाजा एक खुली कैद जैसा है, न पानी, न बिजली, न मेडिसिन, न अमन। और अब तो वक्त ही बताएगा कि गाजा को फिर से रीबिल्ड करने में और जिंदगी को नॉर्मल बनाने में कितने साल और कितनी नस्लें लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योरसेल्व्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द एसेंस हब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।